हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एनटीए नेट जैन 2025 के काफ़ी सारे सॉल्यूशन वीडियोस आपको अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि एजुकेशन पेपर के भी 3 पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं और साथ में फर्स्ट पेपर के भी 3 पार्ट हमने अपलोड किए हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम 96 से 110 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपको पिछले वीडियोस भी अच्छे लगे होंगे और ये वाला वीडियो भी समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर हमको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के नेम दे रखे हैं कि कब वो इस्टेब्लिश हुए, उनके ईयर हमें बताने हैं, ईयर ऑफ इनेक्टमेंट और रिलेटेड इन्फो। जैसे फर्स्ट दे रखा है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट। आप साथ साथ बताते चलिए कि जो ऑप्शन है, जो मैं नाम बोल रही हूँ, वो किस ईयर में आया था। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो आरटीई एक्ट है, वो किस ईयर में आया था। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2009। नेक्स्ट है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है, वो किस ईयर में बना था। ये बना था हमारा 2005 में। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या एनसीटीई अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या एनसीटीई एक्ट। ये आया था 1993 में। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी एक्ट, ये हमारा आया था 1956 में। अब इसका जो सही आंसर है इसके हिसाब से देखा जाए तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। आई होप आपका भी आंसर सही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मूक्स कोर्सेज की है। जो मूक कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो जनरली ओपन टू ऑल रहते हैं। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ओपन एक्सेस टू लर्निंग कंटेंट, अध्ययन सामग्री तक खुली पहुंच। यस, जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सेकंड है ऑप्शनल सर्टिफिकेट, वैकल्पिक प्रमाण पत्र। यस, जितने भी मूक्स कोर्सेज होते हैं उनमें जो है ऑप्शनल सर्टिफिकेट होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेंगे तब जाके वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, बट आप लर्निंग फ्री में वहां से भी कर सकते हैं। तो बी भी इसका जो है वो सही आंसर है। थर्ड है लिमिटेड एनरोलमेंट। नहीं भाई, यहाँ पर जो एनरोलमेंट है वो कितना भी हो सकता है, सीमित नामांकन वहां पर नहीं होता, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डी है लो कंप्लीशन रेट, न्यूनतम पूर्णता दर। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो इसमें कंप्लीशन रेट है वो लगातार कमी होती है, क्योंकि जनरली ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर काम करता है कि हमें अगर खुद से सीखने की इच्छा है तो हम कोर्स को कंप्लीट करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, आई होप आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हुए होंगे और फिर उसको पूरा कंप्लीट ना करने की बजाय आधे में ही छोड़ दिया होगा। तो इसका लो कंप्लीशन रेट एक फीचर तो नहीं है, बट हाँ, इसमें देखा गया है कि जो इसकी कंप्लीशन रेट है वो कम ही रहती है। लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी, सहभागिता की कमी, ई ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है, क्योंकि सहभागिता के लिए बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर दिए जाते हैं। डिस्कशन फोरम्स भी होते हैं, लगातार असेसमेंट भी होता है। कुछ कुछ जो मूक्स हैं वहाँ पर हर वीडियो के बीच बीच में भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं, जिससे कि जो इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आपका भी आंसर सही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। पॉलिसी मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट पॉलिसी प्रोग्राम्स आर कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल एंड विद इन बजट। Arrange the following steps in the correct sequence in the process of policy monitoring. नीतियों की निगरानी में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नीति कार्यक्रम समय पर और बजट के भीतर पूरे हों। नीति निगरानी प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है एस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशंस अगेंस्ट विच द इम्प्लीमेंटर और पॉलिसी मेकर मॉनिटर्स द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। अपेक्षाएं स्थापित करना जिनके आधार पर कार्यान्वयन करता या नीति निर्माता नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया की निगरानी करता है। सेकंड ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्लान्ड पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। नियोजित नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया से हुए विचलन के कारणों का विश्लेषण करना। मतलब हमने कोई पॉलिसी बना तो ली, अब जो जो उसमें हमने स्टेप रखे थे उससे हम डाइवर्ट क्यों हो गए। हमने सोचा था कि हम ये काम करेंगे, इसमें इतने जो फंड है वो इतने रुपए का दिया जाएगा, जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने ये प्लान किया था, बट फंड को बढ़ाना पड़ा या फिर उसको कम करना पड़ा, या फिर जो हमने स्टेट्स अलोकेट करी थी उसके लिए उनको चेंज करना पड़ा। तो जो हमने डिसाइड प्रोसेस जो डिसाइड किया था उससे, या जो भी हमने प्लान किया था उससे हम डेविएट क्यों हो गए, उनके कारणों का पता करना। सी इसमें दे रखा है ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन ऑल पैरामीटर्स। जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं
ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो मापदंड होते हैं, जो संकेतक होते हैं जिससे पता चलेगा कि हमारा जो पॉलिसी है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। डी है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया में विचलन की स्थिति में सुधारात्मक कार्यवाही करना। मतलब जो डेविएशन हुआ था उसमें भी हम करेक्शन करें, अब कि जो हम भटक गए थे रास्ते से उसे वापस से सही जगह पर लेकर आना है। ई इज एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया में संसाधनों का प्रयोग। मतलब जो पॉलिसी डिलीवरी हम कर रहे हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें एप्लीकेशंस, जो रिसोर्सेज हैं, संसाधनों को, उनको अप्लाई करना या यूज करना। अब देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर प्लानिंग की बात की गई है। एस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट विच द इम्प्लीमेंटर और पॉलिसी मेकर मॉनिटर्स द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। एक तरीके से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के जैसा है कि कैसे हम जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको किस तरीके से जज करेंगे, उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है, जो पॉलिसी डिलीवर हो रही है उस प्रोसेस को। तो ए हमारा सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। फिर उसके बाद में आएगा ई, एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। जो नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया है उसमें संसाधनों को प्रयोग करना, कि कौन कौन से जो संसाधन है वहां प्रयोग किए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखना, अप्लाई करके देखना। फिर देन आएगा सी, ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन ऑल पैरामीटर्स। हर एक पैरामीटर्स के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो बताते हैं कि पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, उनको ऑब्जर्व करना। उसके बाद में ये देखना कि अब हमने जब सारे इंडिकेटर्स देख लिए, सारे पैरामीटर्स चेक करें, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पर चेंजेस आए हैं। तो डेविएशंस को पता करना, बी ऑप्शन, एनालाइज द कॉजेज ऑफ डेविएशन। अगर डेविएशन आए हैं तो हम देखेंगे कि उनके कारण क्या थे, किस वजह से जो डेविएशन है वो आए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें डी, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मतलब जो जो डेविएशंस आए थे उनके हिसाब से करेक्शंस या मॉडिफिकेशंस करना। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दे रखी हैं, जैसे कि सार्जेंट प्लांट, रॉयल रिस्क्रिप्ट ऑफ एजुकेशन, हर्टॉग कमेटी रिपोर्ट, हंटर कमीशन एंड स्टैनली डिस्पैच। अब इनका जो ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर, वो आपको बताना है। हम आपको बता देते हैं इसका सही ऑर्डर क्या होगा। 3 इसका सही ऑप्शन होगा। कैसे? जो सार्जेंट प्लान था हमारा वो आया था 1944 में, रॉयल रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन एजुकेशन आया था 1817 में, हर्टॉग कमेटी रिपोर्ट दी थी 1929 में, हंटर कमीशन 1882 में आया था, और स्टेनलेस डिस्पैच आया था 1859 में। तो जो सबसे पहले आया था वो था हमारा रॉयल रिस्क्रिप्शन ऑन एजुकेशन 1817। उसके बाद में आया था स्टैनली डिस्पैच 1859। 1859 के बाद में आया था हंटर कमीशन 1882 में। हंटर कमीशन के बाद हमारा आया था हर्टॉग कमेटी 1929 में, और सबसे लास्ट में आया था सार्जेंट प्लान 1944 में। ये भी बस मेमोराइज करने वाला कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वाइगॉत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक बाल विकास सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, वो बताना है। फर्स्ट है, चाइल्ड्स कल्चर डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन सोशल लेवल एंड लेटर ऑन इंडिविजुअल लेवल। यस, उन्होंने ये बात कही थी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आपको नॉट करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बालक का सांस्कृतिक विकास 2 बार होता है, पहले सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। सेकेंड, इन्होंने बताया ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग। जो मानव गतिविधियां हैं वो सांस्कृतिक परिवेश में ही होती हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी इन्होंने ही बताया था। थर्ड है, इंट्रा साइकोलॉजिकल फंक्शंस डेवलप फास्टर देन इंटर साइकोलॉजिकल फंक्शंस। 2 चीजों की बात यहाँ कर रहे हैं, आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं और बाह्य मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं वो बाह्य मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से जल्दी विकसित होती हैं। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो वाइगॉत्स्की थे उन्होंने सोशल कनेक्शन की बात ज़्यादा करी थी, और सोशल कनेक्शन यानी कि हमारा इंटर साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो उन्होंने कहा था कि पहले हमारी इंटर साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो फास्टर डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रा साइकोलॉजिकल फंक्शंस। इंट्रा फंक्शंस यानी कि जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो बाद में डेवलप होती हैं, पहले हमारे इंटर साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं। तो थर्ड इज नॉट करेक्ट इन दिस केस। फोर्थ भी देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज इनटू इंटरनलाइज्ड प्रोसेस। जो विकास है वो सामाजिक रूप से साझा गतिविधियों का आंतरिकरण है। फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है।
जो गलत ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। पुट द 5 स्टेजेस ऑफ द डिजाइन फॉर 6 सिग्मा DFSS। डिजाइन फॉर 6 सिग्मास, इसका मतलब है DFSS इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन पांचों ऑप्शंस के आधार पे हमें डिजाइन फॉर 6 सिग्मा के जो 5 चरण है उनके सही ऑर्डर में लगाना है। पहले डिजाइन फॉर 6 सिग्मा होता क्या है वो देख लेते हैं। कुछ नहीं है, आपको DMADV याद करना है। सबसे पहले जो डिजाइन है वो शुरू होता है हमारा डिफाइन से। डिफाइन किया जाता है जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको मेजर किया जाता है उसके बाद में कि ये फिजिबल है या नहीं। एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद में डिज़ाइन किया जाता है एंड देन वेरीफाई किया जाता है। अब इन सभी को जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके आधार पे पढ़ेंगे। एक बार और ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जैसे कि जनरली जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पहले डिफाइन करना होता है, फिर उसके बाद में मेजर करना होता है, मेजर करने के बाद में एनालाइज करना होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, और सोच के हिसाब से हमें उन चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन करने के बाद में टेस्ट करते हैं जो डिज़ाइन है वो हमारा सही है या नहीं। अब देखिए जो क्वेश्चन था उसको चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है डिजाइन द प्रोसेस एट अ हाई लेवल बिफोर मूविंग ऑन टू अ मोर डिटेल्ड वर्जन। प्रक्रिया को उच्च स्तर पर डिजाइन करें फिर अधिक विस्तृत संस्करण पर जाएं। तो डिजाइन जो है वो हमारा बाद में आएगा कहीं पर, ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई द, जैसे कि अभी हमने देखा था डिफाइन सबसे पहले आ रहा है, तो सी इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। डिफाइन रियलिस्टिक गोल्स दैट सूट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना। तो सी हमारा पहला ऑप्शन होगा। तो सी के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दे रखा है ई। ग्राहक के महत्वपूर्ण गुणवत्ता आवश्यकताओं को मापें और इन्हें परियोजना के लक्ष्यों में अनुवादित करें। मेजर एंड आइडेंटिफाई, हमें पता करना है, मेजर करना है और नापना है पहले, और ज्ञात करना है, आइडेंटिफाई करना है कस्टमर के क्रिटिकल टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड ट्रांसलेट देम इनटू प्रोजेक्ट गोल, और उनको प्रोजेक्ट गोल के हिसाब से ट्रांसलेट करना है कि हमें ये चीज़ बनानी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है। तो ई इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आएगा डी। एनालाइज मल्टीपल ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स फॉर द कस्टमर अलोंग विद द एस्टिमेट टोटल लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। कस्टमर ने कह दिया कि आपको ये बनाना है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपके पास है, कितने आपके इस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है, उसके हिसाब से ऑप्शंस देने हैं और जो कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना है, और साथ में अपने जो फिजिबिलिटी ऑप्शंस है वो भी हमें चेक करने हैं। तो इसमें एनालाइज ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि डी। नेक्स्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में सब एनालिसिस कर ली, उसके बाद में हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन द प्रोसेस एट अ हाइट लेवल बिफोर मूविंग ऑन टू अ मोर डिटेल्ड वर्जन। ठीक है। और एट द एंड, सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हम वेरीफाई करेंगे दैट द फाइनल इटरेशन ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस इज अप्रूव्ड बाय ऑल कस्टमर्स एंड क्लाइंट। मतलब यहाँ पर हम वेरीफाई या टेस्ट करेंगे कि हाँ जो चीज़ हमने बनाई थी वो सारे क्लाइंट और कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ठीक है, वो इसको पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम फोकसेस ऑन। कौशल आधारित पाठ्यक्रम मॉडल का केंद्र बिंदु क्या है। पहला है टाइम स्पेंट ऑन एक्वायरिंग स्किल, कौशल प्राप्त करने में बिताया गया समय। बी है मास्टरिंग स्पेसिफिक स्किल, विशिष्ट कौशलों में दक्षता हासिल करना। सी है जनरल नॉलेज स्किल्स, सामान्य ज्ञान कौशल। और फोर्थ है जर्नल लाइफ स्किल्स, सामान्य जीवन कौशल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मास्टरिंग स्पेसिफिक स्किल। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको कॉम्पिटेंसी स्किल बेस्ड करिकुलम की बात करी थी, उसमें भी यही बताया था कि उसका जो पर्पस होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक स्किल को मास्टर करना होता है, ना कि उसमें सब कुछ बता दिया जाता है। वो जो करिकुलम ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका पर्पस किसी पर्टिकुलर स्किल को मास्टर करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। Which of the following does not align with the concept of inclusive education? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। फर्स्ट इज एमिंग फॉर मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा में सम्मिलित करने का लक्ष्य। सेकेंड इज केटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स, विविध सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। थर्ड इज केटरिंग टू प्लूरल सोसाइटी, बहुलतावादी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। और फोर्थ इज कंसीडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखना। देखिए
जो ये पूछ रहे हैं डज नॉट अलाइन विद इंक्लूसिव एजुकेशन से कौन अलाइन नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एमिंग फॉर मेन स्ट्रीम। यस, आप सभी को लग रहा होगा कि ये गलत आंसर है। को सही साबित करने से पहले हम और सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। तो जो सेकंड ऑप्शन था वो था केटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स, अलग अलग प्रकार के जो सीखने की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्पस है। तो सेकंड तो इसका रॉन्ग आंसर नहीं होगा, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड था कैटरिंग टू प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल सोसाइटी का मतलब होता है, प्लूरल सोसाइटी का मतलब होता है ऐसा सोसाइटी जहां पर हम ये कहते हैं कि हाँ मल्टीपल काइंड ऑफ पीपल मौजूद हैं, बहुलतावादी समाज है जहां पर मतलब केवल एक ही जो नॉर्मल सो कॉल्ड एवरेज लोग की बात करते हैं कि सभी नॉर्मल है, वो नहीं है। हमारे सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो उन सभी लोगों को या उस प्लूरल सोसाइटी की नीड्स को कैटर करना वही हमारा इंक्लूसिवनेस का जो है कॉन्सेप्ट है। फोर्थ है कंसीडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। और जब हम प्लूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि सभी की नीड्स को भी कैटर करेंगे, तो वो डायरेक्टली कंसीडर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कि हाँ हर कोई अपने अपने में यूनिक है, कोई अपने अपने में अलग है और सभी की नीड्स को हमें कैटर करना है। तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका गलत नहीं होगा। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, एमिंग फॉर मेन स्ट्रीमिंग या मुख्य धारा में सम्मिलित करने का लक्ष्य। ये जो है मेन स्ट्रीमिंग की बात हम भले कर रहे हैं, पर ये मेन स्ट्रीमिंग की बात इंटीग्रेटेड एजुकेशन में की जाती थी, जहां पर क्या होता था कि बच्चे को नॉर्मल स्कूल में लाके बिठा दिया जाता था और अगर वो उस नॉर्मल करिकुलम के साथ में पढ़ पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहा तो फिर वो फॉल्ट बच्चे का है। तो उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाना है, सारे बच्चों के साथ शामिल करने की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं उनके हिसाब से करिकुलम को बनाना है, उनके हिसाब से हमें एजुकेशन के पूरे सिस्टम को चेंज करना है। ठीक है, जैसा यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट भी लिख रखा है कि मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता था, प्लेसिंग CWSN इनटू रेगुलर क्लासरूम बट ओनली इफ दे कैन कीप अप विद द स्टैंडर्ड करिकुलम एंड एनवायरनमेंट। अगर वो उस एनवायरनमेंट से मैच खा पा रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं और उस करिकुलम के साथ में एडजस्ट कर पा रहे हैं, तब तो ठीक है, दैट इज मेन स्ट्रीमिंग। पर इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा नहीं कहता। इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में ही फॉल्ट को देखता है कि अगर हम बच्चे की नीड को कैटर नहीं कर पा रहे तो दिस इज द फॉल्ट ऑफ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, ना कि बच्चे का फॉल्ट है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एज पर द गजट नोटिफिकेशन ऑफ 2021 with respect to the integrated teacher education program ITEP, which of the following degrees will be outcome of the 4-year ITEP? 2021 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम आईटेप के संदर्भ में 4 वर्षीय आईटेप के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी डिग्री प्रदान की जाएगी। मतलब 4 ईयर आईटेप में क्या क्या दिया जाएगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। यहाँ जो आईटेप का कॉन्सेप्ट है वो है BA BEd, BSc BEd या BCom BEd, तीनों स्ट्रीम्स जो है उनके साथ में BEd को जोड़ दिया गया है। मतलब जो पहले 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता था प्लस 1 ईयर बीएड होता था, तो इन्होंने मिला के BSc BEd, BA BEd या BCom BEd बना दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट इज सेग्रीगेशन इज इंटीग्रल टू स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा में पृथक्करण अनिवार्य है। साथ के साथ इसको देखते चलते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या कह रहा है कि जो सेग्रीगेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है स्पेशल एजुकेशन का। स्पेशल एजुकेशन यस डिवाइड करती है, वो कहती है स्पेशल एजुकेशन की जो डिसेबल बच्चे हैं या जो स्पेशल चाइल्ड है उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, और जो नॉट स्पेशल है, नॉट डिसेबल है, उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मतलब सही है, ये गलत नहीं है, नॉट ट्रू नहीं कहा जाएगा। सेकेंड है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड पार्शियल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो पार्शियल यानी कि आंशिक अवसर प्रदान करती है भागीदारी का। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों प्रोवाइड करती है वो? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और डिसेबल बच्चे भी होते हैं जो दोनों एक साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेशन के कम मौके मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन रिकॉग्नाइजेस राइट्स बट डज नॉट रियलाइज ऑल ऑफ देम। ये कह रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वो अधिकारों को मान्यता तो देती है लेकिन सभी को पूरा नहीं करती है। नहीं भाई, अगर वो पूरा नहीं कर रही है तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन है ही नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ट्रू इंक्लूसिव एजुकेशन वही है जो रिकॉग्नाइज भी कर रही है और साथ में सभी की नीड्स को
रियलाइज भी कर पा रही है, यानी कि पूरा भी कर पा रही है, वही है इंक्लूसिव एजुकेशन। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इज लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव। जो समावेशी शिक्षा है वो कम प्रतिबंधात्मक है, मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है, सभी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, सभी की नीड्स को कैटर किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। The four basic leadership styles identified by बिल रेडिन वर। बिल रेडिन द्वारा पहचाने गए 4 प्रमुख नेतृत्व शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड और सेपरेटेड, संबंधित, एकीकृत, समर्पित और पृथक। बिल रेडिंग के आइडिया के अनुसार इस चार्ट को हम देख सकते हैं। इन्होंने 2 बात करी थी कि जो भी नेतृत्व होता है वो एक तो हो सकता है टास्क ओरिएंटेड और दूसरा है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अब इसमें भी उन्होंने उसको बताया कि कुछ लोग होते हैं जो लो टास्क ओरिएंटेड होते हैं और कुछ होते हैं जो हाई टास्क ओरिएंटेड होते हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप ओरिएंटेशन के बारे में उन्होंने बताया कि कहीं पर भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं जो कम रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना जानते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सभी से मिलना जुलना, उनसे जो रिलेशनशिप मेंटेन करना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इन 2 टाइप के क्लासिफिकेशन के आधार पे उन्होंने 4 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल बताए। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी का मैनेजर है, वो लो टास्क ओरिएंटेड है और साथ में उसको लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी है, मतलब लोगों से उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो वो जो स्टाइल बताया उन्होंने, वो बताया सेपरेटेड स्टाइल, मतलब ये बंदा ना तो काम करेगा और ना ही लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करने में विश्वास करेगा। अब दूसरा देखते हैं, यहीं पर अगर वो पर्सन ऐसा है जो लो रिलेशनशिप मेंटेन तो कर रहा है पर साथ में बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको कह सकते हैं वर्कोहलिक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने काम के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होगा और उसको काम निकलवाना भी लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता होगा। बट वहाँ पर वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है जो मैनेजर और उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में, वो बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो वो डेडिकेटेड लीडरशिप स्टाइल उन्होंने बताया। अगला देखते हैं, ऐसे लोग जो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में हाई लेवल पर होते हैं, तो वो क्या करेंगे, और ऐसे ही वो पर्सन अगर ऐसा है कि जो हाई ओरिएंटेशन का है रिलेशनशिप उसका लोगों के साथ में, बट जो टास्क ओरिएंटेशन है वो क्या है, वो कम है, तो वो क्या करेगा, रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी मेंटेन कर पाएगा, रिलेटेड रहेगा लोगों के साथ में, ठीक है काम कर लिया, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिलेशनशिप है उसकी उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ में वो खराब नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पर एक पर्सन ऐसा है जो टास्क ओरिएंटेड तो बहुत ज़्यादा है और साथ में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी मेंटेन करना जानता है, तो वो इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल दिखाएगा। वो लोगों से काम भी बहुत अच्छे तरीके से निकलवा लेगा और साथ में उसका जो रिलेशनशिप मेंटेन करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा बना रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। A national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education NCPFECCE for children up to the age of 8 will be developed by 8 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया जाएगा। ये एक स्टेटमेंट दिया था, एनईपी में दिया गया था ये स्टेटमेंट, इसलिए इन्होंने किया जाएगा लिखा है। अभी एनसीईआरटी के द्वारा ये डेवलप किया जा चुका है। ये एनईपी का हमारा स्टेटमेंट है, पैरा नंबर 1.3 में इन्होंने कहा था कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क for early childhood care and education for children up to the age of 8 will be developed by NCERT in 2 parts, namely a sub framework for 0 to 3 years और एक दूसरा फ्रेमवर्क बनेगा 3 to 8 years के स्टूडेंट्स के लिए, और ये बन चुका है हमारा फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। इन 1987 एनसीईआरटी लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड PIED इन कंजक्शन विद 1987 में एनसीईआरटी ने विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना PIED शुरू की थी, जिसका संचालन निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया था। इसका सही आंसर होगा हमारा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ के साथ में ये परियोजना जो है वो लाई गई थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ी सी और जो फुल फॉर्म से वो याद रख लीजिए। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है, वैसे जनरली अभी इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी जो बच्चे नए हैं पहली बार ट्राई कर रहे हैं एग्जाम देने का, उनके लिए ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को।
यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। और एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और डब्ल्यूएचओ हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमारे को दो लिस्ट दे रखी है। पहली लिस्ट में कुछ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात इन्होंने की है लाइक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मास्टरी लर्निंग, सिमुलेशन और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। और सेकंड लिस्ट में उनसे रिलेटेड जो पर्सन्स थे या डेवलपर्स थे उनके नाम दिए गए हैं, जैसा कि बेंजामिन ब्लूम, बीएफ स्किनर, टॉम गुड एंड कार्ल स्मिथ। देखिए इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों में से बहुत को पता होगा, एक एक करके देखते हैं। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है वो रिलेटेड है बीएफ स्किनर से, तो इसका जो ए ऑप्शन है उसका आंसर सेकंड होगा, यानी कि 2 और 3 में से सही आंसर कुछ हो सकता है। अगला है मास्टरी लर्निंग। जो मास्टरी लर्निंग है वो रिलेटेड है बेंजामिन ब्लूम से, यानी कि 1 से, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। और जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी कि सिमुलेशन दैट इज रिलेटेड टू कार्ल स्मिथ, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू टॉम गुड। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या था, उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम चलने की बात कही थी कि बच्चा एक, जैसे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं तो एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद में जब उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने इवेल्युएशन कर लिया फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और यहाँ पर उसका प्राइमरी बिहेवियर टेस्ट होता है फ्रेम फर्स्ट पे, और फ्रेम 5 तक हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो लास्ट फ्रेम तक अचीव कर लेगा। अब इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दो तरीके के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बताए थे। पहला तो लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक के बाद एक दूसरे क्वेश्चन पे जाता जाता है बच्चा, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। जब तक वो इस पॉइंट को खत्म नहीं कर लेगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। ये बीएफ स्किनर ने दिया था। लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ में ही या लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ में ही एक ब्रांचिंग की बात भी की थी, जो नॉर्मन ए क्राउडर ने बताया था। इन्होंने बताया था कि हम किसी भी स्टेप पर बच्चे का इवेल्युएशन या एक टेस्ट ले सकते हैं, और अगर बच्चा वहां पर सही आंसर नहीं कर पाया तो हम उसको दोबारा से उस सेक्शन को रिपीट करने की बात कर सकते हैं, और फिर से उसे वापस जाना पड़ेगा और उस टेस्ट को देना पड़ेगा जहां पर दिक्कत है। अगर कोई इवेल्युएशन में इशू है, उसका सही आंसर नहीं आया तो वो दोबारा रीड करेगा, बट अगर पास कर गया तो वो नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। दिस इज ब्रांचिंग। और ऐसे ही हर एक स्टेप पर या हर एक फ्रेम पर उन्होंने बताया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग मॉडल। अब ये मास्टरी लर्निंग मॉडल था, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि कुछ ना कुछ हमारे लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग गोल्स के आधार पे हम एक प्री असेसमेंट बच्चे का लेंगे। अगर वहां पर उस असेसमेंट में हमने देखा कि बच्चे ने मास्टरी अचीव कर ली, डेमोन्स्ट्रेट करी है मास्टरी, अगर मास्टरी उसने अचीव कर ली तो हम उसे एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। मतलब अब जब उस बच्चे को उस कंटेंट की नॉलेज पहले से है तो हम उसे नहीं पढ़ाएंगे, हम उसे सीधे एनरिचमेंट प्रोग्राम, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स का मतलब होता है उसी टॉपिक से रिलेटेड और इन डेप्थ नॉलेज या एक्स्ट्रा जानकारी, वो हम इसे यहाँ प्रोवाइड करेंगे। बट अगर वो मास्टरी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया, वहाँ पर अच्छी नॉलेज नहीं शो कर पाया, उसको वो चीज़ नहीं आती है, तब हम उसे लर्निंग प्रोवाइड करेंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे। उन इंस्ट्रक्शंस के बाद में फिर से हम उसका इवेल्युएशन करेंगे। अगर यहाँ पर वो मास्टरी डेमोन्स्ट्रेट कर देता है, मतलब वो बताता है कि हाँ उसको समझ में आ गया, जो जो क्वेश्चन पूछे थे उनके सही आंसर दे दिए, तब हम फिर से उसे एनरिचमेंट देंगे उसमें। अगर यहाँ पर भी वो बच्चा मास्टरी शो नहीं कर पाया, मतलब उसे कंटेंट समझ में नहीं आया, तब हम उसे करेक्टिवनेस बताएंगे। फीडबैक इन करेक्टिवनेस माने फिर से जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे वो गलती कर रहा है वही कंटेंट उसका सही किया जाएगा, एंड देन अगेन हम उसका इवेल्युएशन करेंगे। और अगर यहाँ पर वो मास्टरी अचीव कर गया, मतलब उसे समझ में आ गया, तो ऐसा बच्चा जो 2-3 ट्रायल्स के बाद में कुछ सीख पाया, बस हम उसे अब नेक्स्ट टॉपिक पर ले जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पर उसे दोबारा एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को हम जो लिमिटेड कंटेंट है केवल उतना सिखा के उसमें मास्टरी करा के आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि वो मास्टरी अचीव नहीं कर पाया, तो दोबारा से उसको फीडबैक देंगे और करेक्ट करेंगे। और जब तक ये बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेसन प्लान पर नहीं जाएगा, जब तक ये उस कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ नहीं लेता और उसका असेसमेंट प्रॉपरली पास नहीं कर लेता, तब तक इसे बार बार फीडबैक और करेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप आपको ब्लूम्स का जो मास्टरी लर्निंग मॉडल है वो भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट था हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल जो है वो बिहेवियरल सिस्टम फैमिली पर बेस्ड है, और इसको जो प्रपोज किया था वो टॉम गुड ने प्रपोज किया था। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन माने डायरेक्टली बच्चों को टीच किया जाता है। इसमें जो टीचर है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उसी स्किल को
मास्टर करते हैं। और यहाँ पर ये सोचा जाता है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, दिस इज़ द फॉल्ट है टीचर का, कि वो टीचर पढ़ा नहीं पा रहा है, इसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब टीचर पर ही पूरा फोकस किया जाता है, बच्चे के पर फोकस ज़्यादा नहीं रहता है। और जो टीचर की इफेक्टिवनेस है इस केस में, वो बस इसी बात से जज की जाती है कि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो कितना अच्छा आया है। अगर बच्चों का आउटकम अच्छा आया है, दैट मीन्स टीचर अच्छा है और इफेक्टिवली पढ़ा पा रहा है, और अगर आउटकम अच्छा नहीं है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। Swami Vivekanand, in his famous speech in Chicago 1893, conceptualized universal acceptance. Which of the following statement encapsulate his philosophy about religion and human nature? स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध भाषण में शिकागो में 1893 में वैश्विक स्वीकार्यता की अवधारणा दी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उनके धर्म और मानव स्वभाव के दर्शन को व्यक्त करता है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑल रिलीजन्स आर मेरली पाथ टू द सेम ट्रूथ। सभी धर्म केवल एक ही सत्य के रास्ते हैं। वन मस्ट ट्रांसेंडेंट रिलीजियस डॉगमा टू रियलाइज द अवेयरनेस ऑफ ऑल। धार्मिक कुप्रथाओं से ऊपर उठकर सभी की चेतना को समझना चाहिए। केवल यही स्टेटमेंट जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी है उससे रिलेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी फर्दर डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।